हेलो गाइस, तो आज हम देखते हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9 चैप्टर 4 को, जो है संस्थाओं का कामकाज। तो हम आते हैं, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, एक सरकारी आदेश, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। फिर हम देखेंगे राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद, संसद की आवश्यकता क्यों है, संसद की 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। फिर आते हैं हम राष्ट्रपति, पीएम के अधिकार और न्यायपालिका। तो हम जो पहला हमारा जो पॉइंट है उसमें हम देखते हैं लोकतंत्र में संस्थाओं की जरूरत क्यों। तो इसका अगर आपने जो एनसीईआरटी बुक है, अगर आपने बुक को रीड किया होगा तो उसमें जो परिचय है वो दे रखा है, क्योंकि बुक को पढ़ना जरूरी है। अगर आप बुक नहीं रीड करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब कहाँ क्या लिखा है मैंने। जब तक बुक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी मैं यहाँ पर आपको परिचय बता देती हूँ। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि एक लोकतंत्र में संस्थाओं की जरूरत होती है। सबसे पहले एक लोकतंत्र में नागरिकों के लिए आप कुछ अधिकार देंगे, कुछ कार्य करेंगे। लोकतंत्र का मतलब है शासकों का चुनाव करना। लोकतंत्र का क्या मतलब है? शासकों का चुनाव करना। क्या इसका मतलब इतना ही है या इससे ज्यादा है? डेफिनेटली इससे ज्यादा है, क्योंकि शासकों को कुछ कायदे कानूनों को भी बनाना होता है। जो प्रतिनिधि है ना, जो शासक है, उनको क्या बनाने होते हैं यहाँ पर? कानून बनाने होते हैं और उसका पालन भी करवाना होता है। और उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर रह करके, किनको? शासकों को संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर रह करके काम करना होता है। क्योंकि अगर कोई यह सोचे मैं कार्यपालिका से बड़ा हो जाऊं, मैं न्यायपालिका से बड़ा हो जाऊं, पर उनको संस्थाओं के भीतर रहकर ही काम करना होता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली यदि बताया गया है कि देश भर में किस तरह से महत्वपूर्ण फैसले लेकर फिर उन्हें लागू कराया जाता है। फैसलों से संबंधित मान लीजिए कोई विवाद हो गया, कोई नीति अच्छी नहीं लगी, जो नीति थी, जो कृषि कानून को हम ले लेते हैं, तो वो जो नीति थी वो अच्छी नहीं बनी, उसे कैसे सुलझाया जाएगा, कैसे उससे निपटा जाएगा। इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाने वाली 3 संस्थाएं हैं। वो 3 संस्थाएं हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक लोकतंत्र में हमें 3 संस्थाओं की आवश्यकता होती है। 3 संस्थाएं कौन सी हैं? वो है विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो हम पहले विधायिका को देखते हैं। विधा अर्थात विधान बनाना, जो कि क्या करता है? कानून बनाना, अर्थात संसद के दोनों सदन। तो हम देखते हैं कार्यपालिका। तो जो कार्यपालिका है, जो संसद आएगी ना, संसद के दोनों सदन के हमारे विधायिका का पार्ट होंगे, अर्थात देखेंगे कि कानून बनाने के बाद आती है। फिर देखेंगे हम कार्यपालिका। तो कार्यपालिका, इसमें वो अधिकारी आते हैं कि किसी भी नीति को लागू कराने का काम करते हैं। जो अधिकारी और जो मंत्री है ना, ये किसी भी नीति को लागू कराने का क्या करते हैं? काम करते हैं। कार्यपालिका का मतलब है लागू करना। इसमें अधिकारी आएंगे, इसमें क्या आएंगे? अधिकारी आएंगे, मंत्री आएंगे, क्योंकि ये भी कानूनों को लागू करने का काम करते हैं। और कार्यपालिका है वो 2 प्रकार की होती है, राजनीतिक और स्थायी। राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें मंत्री मिनिस्टर आते हैं, और स्थायी कार्यपालिका जिसमें अधिकारी शामिल होते हैं। अर्थात जब हम ये बोलते हैं कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, तो सरकार का मेन मतलब किससे होता है? कार्यपालिका से। अब हम आते हैं न्यायपालिका पर। तो न्यायपालिका की बात करेंगे। जो आपने नियम बना लिए, कानून का शासन लागू कराना है, तब ये काम कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। अर्थात जब नियम कानूनों का ठीक तरह से पालन नहीं हो, तो जो विवाद है और उनका निपटारा करना है, ये काम न्यायपालिका करती है। कौन करती है? न्यायपालिका करती है। तो यहाँ पर ये लोकतांत्रिक संस्थाएं थी जो हमने किया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 संस्थाएं थी। फिर अब आते हैं हम राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? तो एक लोकतंत्र में नागरिकों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, काफी सारी अपेक्षाएं होती हैं वहां की सरकार से। किससे? वहां की सरकार से जो अपेक्षाएं होती हैं, सरकार से जो सरकार वहां की है, वह नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराए, नागरिकों की सुरक्षा करे, देश की रक्षा करे। तो जो सरकार की जो गतिविधियां हैं, जो सरकार की गतिविधियों को चलाने के लिए काम करे, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस व्यवस्था, विकास कार्यक्रम को लागू कराना। तो इस तरह की कल्याणकारी योजनाओं के लिए हमें संस्थाएं चाहिए जो ये व्यवस्थाएं करेंगी। अर्थात ये कौन सा कार्य करेंगी, कौन सा कार्य नहीं करेंगी, इसका वर्णन देश के किसमें है? इसका कार्य कौन देखेगा? जिसमें लिखा जो कौन सा कार्य करेंगी, कौन सा कार्य नहीं करेंगी, वो इसका वर्णन कहाँ दिया गया है? देश के संविधान में। तो संविधान क्या है? उन बुनियादी मूल्यों का समूह है जिसके माध्यम से जो किसी भी देश की सरकार काम करती है। अर्थात संविधान के अनुसार ही क्या करती है? जो देश की सरकार है वो कार्य करती है। अर्थात इसके बाद हम आ जाते हैं एक सरकारी आदेश। हमारा 3rd पॉइंट है एक सरकारी आदेश। तो एक सरकारी आदेश आया। यह आदेश क्या था? इस आदेश से पहले तक जो अनुसूचित जाति एंड जनजाति, जैसे कि SC एंड ST, इनको आरक्षण मिलता था। इनको क्या मिलता था? आरक्षण मिलता था। शिक्षा और रोजगार में तो यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान ऑलरेडी था। इसमें था शिक्षा और रोजगार में यहाँ पर ऑलरेडी क्या था? आरक्षण था। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ ऐसे वर्ग थे जो कि पिछड़े थे। कौन सा था पिछड़े वर्ग? OBC, अर्थात सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे। तो इनके लिए आरक्षण की बात की गई। और इस आदेश में यह कहा गया कि सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में, जो सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थान है उनमें 27% सीट है, वह OBC अन्य पिछड़े वर्ग के लिए रखी जाएंगी। और ये आदेश आया था एक कमेटी की सिफारिश पर। यह आदेश जो आया था वो किसकी सिफारिश पर आया था? एक कमेटी की सिफारिश पर आया था, जिसे हम VP मंडल आयोग, वैसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। VP मंडल आयोग, इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। तो VP मंडल द्वारा यहाँ पर 1980 में एक रिपोर्ट दी गई थी
जिसमें यह कहा गया था दूसरा पिछड़ा जाति आयोग बना 1979 में। दूसरा पिछड़ा जाति आयोग कब बना? 1979 में। तो भारत सरकार 1990 में एक आदेश जारी किया गया था ना। इस आदेश में यह कहा गया कि अब सरकारी पदों व सेवाओं में 27% आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 27% आरक्षण दिया जाएगा। तो आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा ऑर्डर आया। अब हम आते हैं केस पर। जो केस था इंदिरा साहनी वाद। जब ये 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया तब यहाँ पर लोगों के द्वारा, अर्थात जरूरी तो नहीं है कि सभी लोग इस बात से एग्री हो, कुछ लोग एग्री नहीं थे, तो यहाँ पर दो लोग थे, कुछ सहमत थे और कुछ लोग असहमत थे। तो सहमत वही लोग थे जिनको आरक्षण मिला हुआ हो। सहमत कौन लोग थे? जिनको आरक्षण मिला हुआ हो। अर्थात इसके बाद जो असहमत थे, यहाँ पर इसका ये जो इनका मानना था कि आपने इस तरह से जो आरक्षण दिया है, अर्थात जो असहमत लोग हैं उनका कहना था कि आपने जो इस तरह से आरक्षण दिया है तो विभिन्न जातियों के बीच में एक तरह से असमानता होगी, यानी कि असमानता क्या होगी? यहाँ बढ़ेगी। अर्थात असहमत वही लोग थे जिन्होंने कहा कि इसमें जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा? इसमें जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो जो ऐसी याचिका और केसेस न्यायालय में डाले गए, इस केस के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? 27% आरक्षण के विरुद्ध याचिका डाली गई कि जो 27% का जो आरक्षण है इसको क्या कर दिया जाए? अवैध घोषित किया जाए। यहाँ पर आएगी न्यायपालिका की भूमिका। अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगी? फिर जो याचिका डाली गई है तो यहाँ आ जाएगी न्यायपालिका की भूमिका। जो सारी याचिकाएं दायर की गई थी तो न्यायपालिका ने सारी याचिकाओं को इकट्ठा करके इस वाद में डाल दिया। किसमें? इंदिरा साहनी वाद में डाल दिया सारी याचिकाओं को। यहाँ पर यह आदेश अवैध नहीं है। यहाँ पर जो याचिकाएं डाली गई तो न्यायालय से रिटर्न में हमको क्या मिलता है कि ये जो आदेश है वो अवैध नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या रखी गई? एक शर्त रखी गई। यहाँ पर शर्त रखी गई और कहा गया कि ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति क्या नहीं है? ठीक नहीं है। ऐसे लोग जिनकी आर्थिक जो स्थिति है वह ठीक नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ, जो ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति है वो ठीक है तो उनको, ऐसे लोगों को क्या नहीं मिलेगा? आरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये जो नहीं मिलेगा, तो ये इंदिरा साहनीवाद का मामला था। क्या था ये? इंदिरा साहनीवाद का मामला। तो आइए अब हम देखते हैं राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। अर्थात राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्या? तो यहाँ पर नीति बनेगी, कैसे बनेगी? नीति का कार्यान्वयन कैसे होगा? और नीति पर विवाद उठता है तो इसे कैसे सुलझाया जाएगा? इसके लिए हमें क्या पड़ती है? संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं, देखेंगे संसद। तो संसद में दोनों सदन शामिल होंगे, जिसमें है लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनेगी, क्या बनेगी? इन तीनों से मिलकर क्या बनेगी? संसद। इसके बाद आते हैं हम संसद एंड पार्लियामेंट। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा है। संसद क्या है? लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा है। संसद का शुरुआती बिंदु है। संसद क्या है? शुरुआती बिंदु है। और आवश्यकता लोकतंत्र का, जहां से लोकतंत्र शुरू होता है, क्या है? शुरुआती बिंदु। जहां से लोकतंत्र शुरू होता है संसद का वो है शुरुआती बिंदु। अर्थात तो देखेंगे संसद की आवश्यकता क्यों है। लोगों की ओर से जो सर्वोच्च अधिकारों का प्रयोग संसद करती है और कानून बनाने का काम ये संसद के द्वारा किया जाता है, इसलिए हमें संसद की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? जो सर्वोच्च अधिकारों का प्रयोग संसद करती है, कानून बनाने का काम संसद करती है, विधान विधायिका का अंग है। अर्थात सरकार पर नियंत्रण पूर्ण व सीधा हो, सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण करना, सार्वजनिक मुद्दे या राष्ट्रपति मामले पर बहस चर्चा के लिए संसद की आवश्यकता होती है। तो हमें इन सब के लिए क्या होती है? संसद की आवश्यकता होती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ हम देखेंगे संसद के दो सदन, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन भी कहते हैं। सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 245 होती है, जिनमें से 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। और यहाँ पर जो सदस्यों का चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। और जो 233 सदस्य हैं, 233 जो सदस्य हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। ये जो 233 सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होता है, अर्थात निर्वाचन कैसे होता है? राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। जो राज्यसभा का मुख्य कार्य क्या है? कार्य जो भी हमारी संघ की इकाइयां हैं, जो भी राज्य हैं, राज्यों के हित सुनिश्चित करना इनका मेन काम है। क्या है इनका मेन काम है? इसके बाद हम देखते हैं लोकसभा, अर्थात इसको निम्न सदन भी कहते हैं। यहाँ सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 होती है, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। जिनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर आते हैं हम यहाँ, तो देखते हैं जो सामान्य कानून है। जो ये सामान्य कानून है, सामान्य कानून अगर है तो सामान्य कानून राज्यसभा लोकसभा दोनों में पारित किया जा सकता है। अर्थात जो सामान्य कानून है ना, ये दोनों राज्यसभा और लोकसभा में क्या किया जा सकता है? पारित किया जा सकता है। लेकिन अगर धन विधेयक है तो इसे राज्यसभा में पारित नहीं किया जाएगा, लोकसभा में पारित किया जाएगा। जो ये धन विधेयक है ना, इसको राज्यसभा में पारित नहीं किया जाएगा, लोकसभा में पारित किया जाएगा। इसके अलावा देखेंगे कि विधेयक पर मतभेद, अर्थात जो विधेयक पर मतभेद है तो इसका सॉल्यूशन है कि संयुक्त अधिवेशन, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के साथ में बैठकर चर्चा की जाए विधेयक पर। किस पर? विधेयक पर। तो जो संयुक्त अधिवेशन की, अर्थात जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी जो नीतियां हैं वे लोकसभा के अकॉर्डिंग चलेंगी। अर्थात जो संयुक्त अधिवेशन की जो नीतियां हैं वो लोकसभा के अकॉर्डिंग चलेंगी। और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है लोकसभा का क्या करेगा? अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो अब हम आ जाते हैं लोकसभा पर। अर्थात हम इसमें देखेंगे लोकसभा का एक और काम क्या होगा कि मंत्रिपरिषद को नियंत्रण करना। लोकसभा में विश्वास मत नहीं
है तो सरकार गिर जाएगी। जो विश्वास मत है अगर होगा नहीं तो क्या होगी, सरकार गिर जाएगी। विश्वास नहीं बनाती है तो पीएम मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। ये जो पीएम मंत्रिपरिषद को क्या देना होगा, त्यागपत्र देना होगा। तो केवल यह जो शक्ति है, त्यागपत्र देने की जो शक्ति है, वो केवल किसके पास है, लोकसभा के पास है। ये शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है, केवल किसके पास है, लोकसभा के पास है। तो आइए हम देखते हैं अगला हमारा टॉपिक। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। अर्थात राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका, इसका मतलब है कि इसमें मंत्री मिनिस्टर इसमें आएंगे। क्या आएंगे इसमें, मंत्री और मिनिस्टर आएंगे। ये निर्वाचित होते हैं जो सीमित अवधि के लिए 5 वर्ष से। ये अस्थायी कार्यपालिका है। क्या है ये, अस्थायी कार्यपालिका, जिसमें अवधि कितनी होती है, सीमित होती है, 5 वर्ष होती है, और ये अस्थायी कार्यपालिका है। उसके बाद हम बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका की, कि मंत्री बदल जाएंगे, सरकार बदल जाएंगी, तब भी अपने पद पर बने रहेंगे। और इन्हें अर्थात जो कार्यपालिका है, स्थायी कार्यपालिका है, मंत्री बदल जाएंगे, सरकार बदल जाएगी, तब भी अपने पद पर बने रहेंगे। कौन, जो नौकरशाह, जो लोक सेवक सिविल सर्वेंट जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरशाह लोक सेवक सिविल सर्वेंट हैं जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इनको नियुक्त किया जाता है। तो एक कंडीशन हम देखते हैं कि हम यहाँ एक कंडीशन देखते हैं कि जो मंत्री है कम पढ़ा लिखा है, और जो नौकरशाह है जो लोक सेवक है वो बहुत ज़्यादा शिक्षित है। उसके बाद भी लोकतंत्र में ये जो मंत्री हैं उसके बावजूद भी ये अशिक्षित हैं, फिर भी ये प्रभावशाली क्यों है। आपने कभी सोचा है कि जो ये कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है अर्थात जो मंत्री है वो इतना प्रभावशाली क्यों है। तो हम जिस देश में हैं वहाँ क्या है, लोकतांत्रिक सरकार, अर्थात लोकतंत्र, और लोकतंत्र में लोगों की इच्छा क्या है, सर्वोपरि है। लोगों की इच्छा क्या है, सर्वोपरि है। और इसी वजह से लोगों द्वारा मंत्री जो मिनिस्टर चुने गए हैं, तो इसके लिए इनका क्या होता है, इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। अर्थात जो नौकरशाह है इनकी अपेक्षा इनका प्रभावशाली ज़्यादा होता है, इनका प्रभावशाली होता है, इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो आइए हम इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। जब हम पीएम की बात करेंगे तो पीएम हमारे यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था, अर्थात जो पीएम है वो हमारी राजनीतिक संस्था, अर्थात जो महत्वपूर्ण क्या है, राजनीतिक संस्था है। जो पीएम को, जैसे जो पीएम है को वास्तविक रूप से कैसे चुना जाता है, अर्थात जो पीएम है, जो प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री हैं, उनको वास्तविक रूप से कैसे चुना जाता है। तो पीएम को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। जो पीएम है उसको किसके द्वारा चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अर्थात पीएम बनने की योग्यता लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, अर्थात उनकी योग्यता क्या है कि वह बहुमत दल का नेता है, राष्ट्रपति उसे पीएम नियुक्त करेंगे। अगर उनमें यह है कि वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता हैं तो वह राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनकी नियुक्ति घोषित करेंगे कि वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। जो पीएम का कार्यकाल है वह निश्चित नहीं है, पीएम का कार्यकाल क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। जब तक कि वह पार्टी या गठबंधन का नेता है तब तक ही वह पीएम के पद पर रहता है। तो हम देखेंगे कि आखिरकार जो मंत्री हैं अर्थात जो मिनिस्टर हैं, आखिरकार जो मंत्री हैं इनकी नियुक्ति कैसे होगी। तो हम देखते हैं, इनको नियुक्त करने का काम देश के राष्ट्रपति करेंगे, पर किसकी सलाह पर करेंगे। इनको नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। अर्थात राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेंगे और जो प्रधानमंत्री हैं इनकी सलाह के द्वारा, अर्थात पीएम की सलाह से पीएम के द्वारा ही क्या चुना जाएगा, मंत्री चुना जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी मंत्रिपरिषद पर। तो हम देखते हैं मंत्रिपरिषद, अर्थात मंत्रिपरिषद क्या है, ये सारे मंत्रियों का एक निकाय है। अर्थात जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है, सारे मंत्रियों का निकाय है, उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। अर्थात उसको क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद कहते हैं। इसमें लगभग 60 से 80 मंत्री हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, 60 से 80 मंत्री हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मंत्री है उसे हम कहेंगे कैबिनेट मंत्री। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री। ये मंत्री हम उन्हें कहेंगे जिनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय है, इनके पास में महत्वपूर्ण मंत्रालयों के क्या होते हैं, ये प्रभारी होते हैं। क्या होते हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री लगभग 25 से 30 मंत्री होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना वो क्या होते हैं, 25 से 30 मंत्री होते हैं और महत्वपूर्ण फैसले यही लेंगे। पर कैबिनेट सचिवालय जहां पर नौकरशाह लोक सेवक की सलाह से नीतियां बनाते हैं। अर्थात जो मंत्री मिनिस्टर होते हैं इतने ज्यादा शिक्षित नहीं होते, तो वो किसकी सलाह पर काम करते हैं, वो जो नीतियां बनती हैं उसमें जो सलाह ली जाती है वो कौन देता है, लोक सेवक अर्थात सिविल सर्वेंट। ये लोग क्या देते हैं, इनकी सलाह से क्या बनती है, नीतियां बनती हैं। तो फिर हम सेकंड पर आ जाते हैं, मंत्रिपरिषद के सेकंड पॉइंट पर। जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं उनके पास क्या है, छोटे मंत्रालय का प्रभार, अर्थात वो छोटे मंत्रालयों की देखरेख करते हैं। तो तीसरा होता है राज्य मंत्री, अर्थात जो कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े मुद्दे कार्य हैं इस पर क्या करते हैं, वो इस पर कार्य करते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार। जो सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, अर्थात सरकार का प्रमुख कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना आता है, विभिन्न मंत्रालय में विभागों के बीच समन्वय और निगरानी का काम करना, मंत्रियों को कार्य का वितरण बदलाव। अर्थात सरकार का जो प्रमुख है, अर्थात पीएम का महत्व देखते हुए, जो संसदीय लोकतंत्र में महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री स्वरूप भी कहा जाता है। पीएम का महत्व देखते हुए संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री स्वरूप भी कहा जा सकता है। अर्थात पीएम के व्यक्तित्व, जैसे कि पीएम का व्यक्तित्व होगा, अर्थात पीएम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, तो जैसे जो प्रधानमंत्री है उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो जनता उतनी ही प्रभावशाली होगी उनके प्रति। अर्थात जो जनता है यहाँ पर क्या होगी, इनके प्रति प्रभावशाली होगी। अगर पीएम प्रभावशाली है तो जनता भी उनके प्रति प्रभावशाली होगी। तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
तो दोस्तों अब हम देखेंगे राष्ट्रपति। यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रपति, अर्थात सरकार का क्या होता है राष्ट्रपति? सरकार का प्रमुख जो है, जिसे हम वास्तविक शासक कहते हैं, वो है पीएम। जिसे हम वास्तविक शासक कहते हैं वो कौन है? पीएम। और अर्थात जो राष्ट्रपति है, इन्हें राज्य का जो राष्ट्रपति हैं उनको संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है, और इनको राज्य का औपचारिक प्रमुख व नाममात्र का प्रमुख भी कहा जाता है। किसको? राष्ट्रपति को। संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है, राज्य का औपचारिक प्रमुख भी कहा जाता है, और नाममात्र का प्रमुख भी कहा जाता है। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को क्या करते हैं हम सजावट के तौर पर भारत में क्या करते हैं? प्रमुख इस्तेमाल तो नहीं कह सकते हम, बाकी राष्ट्रपति का भी पद काफी बड़ा है। तो फिर हम देखते हैं इलेक्शन ऑफ, अब हम देखते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अर्थात जो इनका जो निर्वाचन है, अर्थात किसका? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार होगा? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचन मंडल होगा, जो पद्धति है वह एकल संक्रमण पद्धति अर्थात गुप्त पद्धति, गुप्त मतदान पद्धति। इसके माध्यम से क्या किया जाता है? जो राष्ट्रपति है उनका निर्वाचन मंडल में, अर्थात जो निर्वाचन मंडल है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं न्यायपालिका। आते हैं हम न्याय करना। न्याय करना अर्थात न्यायपालिका का क्या काम है? न्याय करना अर्थात रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पर विधायिका कार्यपालिका ऐसा कार्य कर रहे हैं, अर्थात जो विधायिका है कार्यपालिका है वो ऐसा काम कर रहे हैं जो असंवैधानिक है, उसको संवैधानिक कहने का काम भी, असंवैधानिक कहने का काम भी न्यायपालिका का है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, जिसको हम, जो भारत है, भारत में क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसको हम आप आर्टिकल 50 से जोड़ के देख लेना, जोड़ सकते हो आप। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है? कि कार्यपालिका व विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त होकर काम करेगी, अर्थात जो कार्यपालिका व विधायिका है उनसे के हस्तक्षेप से मुक्त होकर के क्या करेगी? न्यायपालिका न्याय करेगी। और इसकी आवश्यकता क्यों है? तो आवश्यकता देखिए इसलिए भी है कि एक लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र हो और निष्पक्ष न्याय के लिए जरूरी है, और जो अपील है अर्थात लोकतंत्र के लिए जरूरी है, निष्पक्ष न्याय के लिए जरूरी है, और अपील कर सको इसलिए भी जरूरी है, अर्थात जो अपील हम करते हैं अपील के लिए भी हमारे लिए क्या है? न्यायपालिका आवश्यक है। तो अब हम आते हैं न्यायपालिका की आखिरकार भारत में संरचना क्या है, अर्थात जो न्यायपालिका उसकी संरचना क्या है, ये हम काफी बार आगे भी पढ़ चुके हैं। 3 स्तर होते हैं, है ना, आगे पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर जिसने नहीं देखा वो अब देख लेना। तो जो शीर्ष स्तर पर क्या है? शीर्ष स्तर पर हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आ जाते हैं हम उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट। इसके बाद हम देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, अर्थात इसके बाद हम देखेंगे एकीकृत, अर्थात जो एकीकृत न्यायपालिका है उसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। तो हम देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या होते हैं इन सभी कोर्टों पे, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इसके अधीन होगा, और जो उच्च न्यायालय है उसके अधीन होगा। तो जो अगर इसमें जो कोई याचिका दायर की गई है, कोई केस गया है, तो इन दोनों को उसे क्या करेगा? क्या करना होगा कि इनको मानना, इन दोनों को इनका जो न्याय है वो मानना ही पड़ेगा। तो हम 2 पॉइंट देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय वादिकारी होंगे बाकी कोर्ट पर, अर्थात किस पर? इन दोनों पर। सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे? निर्णय वादिकारी होंगे। इसके अलावा भी हम देखेंगे अपील का अधिकार, अर्थात जो फैसले से अधीनस्थ न्यायालय में खुश नहीं है तो वो उच्च न्यायालय जा सकते हैं, और उच्च न्यायालय में अगर खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। किसी फैसले से अगर वो खुश नहीं है तो दोबारा अपील कर सकते हैं, उन्हें क्या है? अपील करने का अधिकार है। तो गाइस आज हमारा टॉपिक यहीं तक था, थोड़ा लंबा था क्योंकि ये जो चैप्टर है काफी बड़ा है, लेकिन मैंने आपको फिर भी शॉर्ट में आपको समझा दिया है। तो गाइस मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और वीडियो को जहाँ तक हो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, ताकि उनकी भी मदद हो सके। वैसे तो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो डाली हुई है, बाकी मैंने देखी भी है, लेकिन जो कहते हैं हम लोग अगर बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो बुक के अकॉर्डिंग तो एक जो सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है एक तरीके से, जो कि आप छोटा मोटा तो सारा कुछ जानते ही होंगे, लेकिन जो एक तरीके का जो थोड़ा उससे, जैसे हम जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग लेके चलोगे ना एनसीईआरटी को, तो जैसे हम करंट अफेयर्स को भी जोड़ देते हैं, हम किसी मुद्दे को जोड़ देते हैं, हम किसी केस को भी इसमें जोड़ देते हैं, तो इस तरीके से मैं नोट्स बनाती हूँ। बाकी आप मेरी क्लास लेते हो तो आपको बहुत हेल्प करेगी। बाकी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज लाइक करना, और वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। और गाइज बस इतना ही कहना चाहूँगी कि, और बाकी मैं आपको वीडियो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, और आपके लिए मैं अगर नोट्स चाहिए तो मैं आपको पोस्ट करके दिखा देती हूँ, आप अपने नोट्स बना सकते हो गाइज। तो गाइस आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी हो, अच्छी लगी हो तो कृपया करें लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं अगला पार्ट जल्दी लेकर आऊँ। और बाकी के जो मैंने टॉपिक है वो मेरी वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में, और मेरा जो चैनल है वो एजे राजानी के नाम से है, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है गाइस।